अच्छा, इस लेक्चर में दो काम करने हैं, एक मैथमेटिक्स का और एक फिज़िक्स का। और मैथमेटिक्स का काम ये है कि वेक्टर की कैलकुलस में एक ख़ास तरह का डेरिवेटिव होता है कि जिसे कर्ल कहते हैं। तो मुझे उसके बारे में सिर्फ ये नहीं बताना कि उसका फार्मूला क्या है, उससे पहले मुझे ये भी बताना है कि वो है क्या। अब अगर ये है क्या और उसका फार्मूले में फ़र्क समझने के लिए आप समझ लिए कि अगर मुझे सर्कल के बारे में बताना है तो आपको सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बल्कि मैं आपके साथ पहले ये भी बताऊंगा कि सर्कल जो है वो एक उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं कि जिनका एक पॉइंट यानी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो। ये ज्योमेट्रिकल ये फिजिकल डेफिनेशन जो है ये आमतौर पर नहीं बताई जाती कर्ल की, और कर्ल का ज़्यादातर फार्मूला बताया जाता है। वो फार्मूला मैंने ज्योमेट्रिकल ये फिजिकल डेफिनेशन बताने के बाद उससे डिराइव करना है, उसको बगैर बैकग्राउंड के अचानक आपको नहीं बता देना, ठीक है। तो और इसके अलावा ये है कि इस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने एम्पियर्स लॉ कि अभी तक हमें सिर्फ इंटेग्रल फॉर्म पता है, उसको इस कर्ल को इस्तेमाल करते उसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म मालूम करनी है। और फिर ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म का जो कनेक्शन है वो एक थ्योरम है मैथमेटिक्स की, स्टोक्स थ्योरम, वो है आखिर में। तो ये तो टोटल प्लान है। और अब उसके बाद ये है कि पहले मुझे बताना है कि ये कर्ल होता क्या है। तो उसका जवाब ये है कि कर्ल एक रेशो है दो चीज़ों की। एक तो है एरिया। एरिया तो आप जिस तरह यहाँ है एक ये जो पीला है ये सारा एरिया है। एरिया तो आप जानते हैं, लेकिन जो चीज़ शायद ना जानते हो वो है सर्कुलेशन। असल में सर्कुलेशन को एरिया पर डिवाइड करना है, तो सर्कुलेशन इस से ज़्यादा अहम चीज़ है। अच्छा, सर्कुलेशन जो है उसका मतलब लाजमी नहीं है कि वो एक सर्कल हो। अब इंग्लिश में कहते हैं ना एन सर्कल, तो उसका मतलब लाजमी नहीं होता कि एक सर्कल हो, बल्कि होता है कि उसके गिर्द सराउंड कर लेना। एक सराउंड से मिलता जुलता लफ्ज़ है, या ये कि उर्दू में वैसे कहते हैं उसके गिर्द घेरा डाल देना। अब इसे घेरा डालने के लिए सर्कल होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ इधर है तो आप इसके गिर्द इसको सराउंड करने के लिए, घेरा डालने के लिए किसी भी शेप में, बस आपकी जो शेप है, असल में ये लफ्ज़ है लूप। शेप तो एक एरिया की भी हो सकती है, वॉल्यूम की भी हो सकती है, लेकिन लूप का मतलब है एक लाइन है, कर्व है। तो ये जो है ना, और ये नहीं दरम्यान में छुट्टी ना हो, ये यहाँ से जहाँ से शुरू हो वहीं जाकर ये ख़त्म भी हो। तो इस पर ये जिस तरीके से मैं ये लाइन कर रहा हूँ, तो लाइन जो है ना ये DL है, ये इसमें ऊपर एरो लगाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसको बोल्ड करके लिखते हैं। मतलब ये कि वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, जो कि जैसे जैसे आप लूप के ऊपर जा रहे हैं ये बदल रही है। और जो फी एफ का मतलब फील्ड, फील्ड का मतलब होता है फंक्शन ऑफ पोजीशन, और ये ऊपर ये बोल्ड का ये एरो का मतलब है ये वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन है। तो अगर आप पोजीशन बदलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइन इंटेग्रल। इसको इसको कहते हैं सर्कुलेशन। अगर ये क्लोज लाइन इंटेग्रल हो, वैसे तो लाइन इंटेग्रल किसी ओपन पर हो, यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर ये लाइन इंटेग्रल होगा, लाइन के ऊपर सम होगा। लेकिन सर्कुलेशन उस वक्त होगी कि अगर ये जहाँ से शुरू हो वहाँ से ख़त्म भी हो, यानी एक पूरा जो लूप है वो मुकम्मल करे। अच्छा, अब मैं बता दूं के साथ साथ मुझे फ़िज़िक्स भी बतानी है, चलो आखिर में सही, लेकिन बहरहाल अभी इंट्रोडक्शन का समझ लीजिए कि एम्पियर्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म में वो ये है कि एक क्लोज लूप के ऊपर लाइन इंटेग्रल जो है वो उसके अंदर जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल है। अब ये क्लोज लूप के ऊपर लाइन इंटेग्रल ये लफ्ज़ तो मैंने कहा था, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं बताया, सर्कुलेशन। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ ये जो मैथमेटिक्स का असल में ये फिज़िक्स से भी रिलेटेड है, सिर्फ मैथमेटिक्स लेक्चर नहीं बताना कि वही जो फिज़िक्स में इस्तेमाल हो, ये जो सर्कुलेशन है, बस नाम नहीं था, लेकिन सर्कुलेशन फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होती है, एम्पियर्स लॉ में इस्तेमाल होती है मसलन, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक ये है कि सर्कुलेशन जो है ये लोकल क्वांटिटी है कि नहीं। असल बात ये ना, सर्कुलेशन को कर्ल में कन्वर्ट करना है, तो सर्कुलेशन में कमी है जिसे पूरा करना है, और वो कमी ये है कि सर्कुलेशन लोकल नहीं है। और उसके लोकल ना होने की वजह यह है कि सर्कुलेशन जो है ना एक पूरे लूप पर डिपेंड करती है। पूरा मैंने बोला, इसका मतलब है एक पॉइंट नहीं है, तो अगर ये पॉइंट नहीं है तो इसमें कमी है, ये लोकल नहीं है। और फिज़िक्स के जितने फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं फिज़िक्स की थ्योरीज के, वो सारे लोकल होते हैं, वो एक पॉइंट पर सिर्फ डिपेंड करते हैं, एक पोजीशन पर। तो इस वजह से इस मैंने असल जो टॉपिक है असल आज के लेक्चर का वो ये है कि इसको सर्कुलेशन को, मतलब बाकी लेक्चर का यूँ समझ लीजिए कि सर्कुलेशन को लूप, यानी इसको ये लूप तो है, लूप पर इसकी डिपेंडेंस
ख़त्म करके इसको सिर्फ एक पॉइंट पर ले जाना, ये काम कैसे करना है, ये एक लेक्चर है। और ये इसमें जो लोकल होने की डिमांड है, ये इससे पहले दूसरे लेक्चर में, ये तो 8वां लेक्चर है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है कि फ्लक्स जो है ना पूरे रीजन पर था, तो इस वजह से वो फ्लक्स जो है वो लोकल नहीं था, तो उसको एक लोकल जब बनाया तो डाइवर्जेंस बन गई, और एक पॉइंट पर बनाया। तो पॉइंट पर बनाने के लिए क्या किया, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिक्र ना करें, आप सीख लें। वो ये है कि इस वक्त तो खैर हमारा काम फ्लक्स नहीं है, इस वक्त तो हमारा काम क्लोज लाइन इंटीग्रल लाइन सर्कुलेशन तो मैं कह रहा हूँ टेक्निकल टर्म सर्कुलेशन है, हाँ सर्कुलेशन ही है, सॉरी सर्कुलेशन है। अब ये सर्कुलेशन तो पूरे रीजन पर है ना, ये सी है, तो इस वजह से ये लोकल नहीं है, लेकिन ये लोकल हो जाएगी अगर क्या हो, अगर एक रीजन पर हो जाए। रीजन पर कैसे होगी, इसको आप इसे आप सुकेड़ कर, ये एनिमेशन थी तो ये चल नहीं रही, ठीक है, तो इसको सुकेड़ कर मैं करूँ ना कि इसको अगर आप इसको अब चलें, ये एनिमेशन कहती थी कि ये सुकड़ कर जो है ना ऐसा सा ये एक पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो एक चले उसके मैंने इसी सुकड़ने का जो प्रोसेस है उसको इसके 3 स्नैपशॉट दे दिए हैं, ये एक बड़ा है, ये इससे कम है, और ये इससे कम है। अच्छा, अब जब ये अब मैंने कहा ना एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर डिपेंडेंट हो, और ये जो सर्कल है, और ये सर्कल है, ये जो भी क्लोज लूप है, इस पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो इस पर डिपेंडेंस, एक क्लोज लूप के पर डिपेंडेंस हो सकती है या तो इसके एरिया की वैल्यू पर डिपेंडेंस, एरिया की वैल्यू से ख़त्म कर देनी है कि जिसको इसको देखिए श्रिंक करके जब इसको ज़ीरो लेंगे तो एरिया तो अप्रोच तो ज़ीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया। एक जो दूसरी चीज़ है वो है इसकी डायरेक्शन, यानी कि जो आपने ज़ीरो तो लिया है, इसको एरिया को ज़ीरो तो कर दिया, लेकिन एक ख़ास प्लेन में रख कर अगर इसको ज़ीरो किया, तो अगर आप वो प्लेन बदल देंगे, ठीक है, ये जो कुछ ऐसे यहाँ ये जो ब्लू है इसको बदल कर वर्टिकल कर देंगे, तो फिर ये सर्कुलेशन की वैल्यू तो बदल जाएगी। तो सर्कुलेशन में दो फैक्टर बना लेते हैं। एक फैक्टर है जो कि एरिया पर, या जो भी आपने ये सर्कल लिया, इन सर्कल कोई क्लोज लूप लिया है, इसकी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है वगैरह, सारी इसमें डी ए के दूसरे फैक्टर में आ गई। लेकिन जो पहला फैक्टर है वो कर्ल सर्कुलेशन में वो है, वो इस पर ना डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है ना कुछ है, वो सिर्फ ये जो वेक्टर फंक्शन है जो कि पोजीशन के साथ बदल रहा है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, और वो भी क्योंकि आपने एक पॉइंट ले लिया तो सिर्फ एक पोजीशन, और जबकि एक पोजीशन होगी तो लोकल हुआ कि नहीं, वो ज़रा सोचिए, मुझे बताइए, ठीक है। हो गया, जब एक पॉइंट हो गया तो ये लोकल भी हो गया, क्योंकि बाकी सारी डिपेंडेंसीज हमने या तो ख़त्म कर दी एरिया को ज़ीरो करके, या फिर अलहदा कर ली एरिया की डायरेक्शन में, ये सेकंड फैक्टर में डाल दी, ठीक है। अच्छा, अगली स्लाइड से पहले आप इसे इसके बारे में कोई डिस्कशन की, जो 3 है, ये आई की वैल्यू 1 2 3, एक 1 है, फिर ये 2 है और ये 3 है, और इसमें 3 सर्कुलेशन मैंने ड्रा किया है। ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 3 है, और इसमें हर एक में कर्ल में जो फैक्टर अलहदा किया है ना, वो ए का फैक्टर अलहदा कर दिया, वो ठीक है, वो तीनों में बदला है, लेकिन कर्ल ऑफ एफ जो है ना, वो मतलब जब ए को अप्रोचिंग तो ज़ीरो कर लेंगे तो फिर कर्ल ऑफ एफ जो होगा ना वो एक ही होगा, वो इन तीनों पर डिपेंडेंट नहीं होगा। अच्छा, इस दौरान आप ये देख लीजिए कि जो सर्कुलेशन है वो क्या है, इधर से आप देखें डॉट प्रोडक्ट है कर्ल का और एरिया का, तो ये कर्ल का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और कॉस इनके म्यूचुअल एंगल का कॉस, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एरिया को दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो सर्कुलेशन ओवर एरिया है। सर्कुलेशन ओवर एरिया जो है, मैंने कहा सर्कुलेशन को की एरिया के साथ रेशो है, लेकिन बार वो एक आइडिया देने के लिए था, लेकिन एक काम बाकी है। वो एक सर्कुलेशन की एरिया के साथ जो रेशो है वो कर्ल नहीं है, बल्कि कर्ल और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है। तो ये अब आप मुझे बताइए, कर्ल और कॉस थीटा का प्रोडक्ट लोकल है कि नहीं है। ये लोकल के लिए होने की ज़रूरी है कि एक पोजीशन पर डिपेंडेंट हो और कोई और चीज़ ना हो, लेकिन यहाँ कॉस थीटा भी है, तो इसका मतलब अगर आप इसकी ओरिएंटेशन बदल देंगे तो ये बदल देगा, तो ये लोकल नहीं है। इसके लिए कॉस थीटा पर डिपेंडेंस ख़त्म करना होगी। अब इसके लिए अगले
अगली स्लाइड को देखें, वो ये है कि पहली बात ये कि जो डायरेक्शन डिपेंडेंस है ना कॉस थीटा, इसको एक ख़त्म करने का एक तरीका तो यह है कि कॉस थीटा की एक स्पेशल वैल्यू ले ली जाए, यानी 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये मतलब अब चीज़ें हम ये जा रहे हैं, कुछ शर्तें हम पूरी करेंगे तो कर्ल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी कॉस थीटा इक्वल टू 1 वाली बात को इस तरह कह दें कि सर्कुलेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है कर्ल और एरिया का, तो ये कर्ल का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल है। अच्छा, अब बात हमारे सामने ये है कि हमारे सामने सवाल ये है कि कर्ल एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो बात यह है कि हम कर्ल को तो नहीं देख सकते, हमारे लिए तो नई चीज़ है ना कर्ल, ठीक है। हम एरिया को देख सकते हैं, एक एरिया को देख सकते हैं, और जो सर्कुलेशन है उसको चलो वो भी एक पुरानी चीज़ है, लाइन इंटेग्रल तो पहले से हो रहा है। अब ये दो चीज़ें इन्हीं किसी प्रॉपर्टीज से हमने कर्ल को की डायरेक्शन को पहचानना है। तो वो ये है कि कर्ल की डायरेक्शन है, एरिया को आपने बदलते रहे, एरिया की जिस एरिया की ओरिएंटेशन के लिए, मतलब एरिया के ख़ास ओरिएंटेशन होते हैं ना, एरिया होगा तो उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो ओरिएंटेशन का लफ्ज़ आपको समझ आता है, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैथमेटिकली तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ज़्यादा हम बात है। तो हम ओरिएंटेशन बदलते रहेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। अब हम तो सिर्फ इसको देख रहे हैं, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलेशन जो है ना वो चेंज हो रही है। अभी हमें कल का हमें नहीं पता। अब किसी जगह पर जाकर ये जो सर्कुलेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम होने का मतलब है कॉस थीटा मैक्सिमम हो गया, और कॉस थीटा मैक्सिमम होने का मतलब है कि थीटा 0 हो गया। तो क्या होगी, जो डायरेक्शन में एरिया की मिली, एरिया वेक्टर की मिली, वो 0 एंगल बना रही थी कर्ल के साथ। तो अभी तक हमें कर्ल की डायरेक्शन का तो नहीं पता था, लेकिन एरिया वेक्टर की वो डायरेक्शन के जब इसने कर्ल के साथ 0 का एंगल बनाया, तो इसका मतलब है कि एरिया की जो उस मौके पर, यानी जब वो मैक्सिमम हो गया सर्कुलेशन, तो उस मौके पर उस काम पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही कर्ल की डायरेक्शन है। तो हमें कर्ल की डायरेक्शन पता चल गई ना। तो मेन काम तो स्लाइड का हो गया, बातें मैं ख्याल किसी हद तक रेपिटेशन ही है इस स्लाइड में, लेकिन बाद में मुकम्मल कर देता हूँ। ये तो वही लिखी है जो मैंने अभी तक लिखी है कि जब ये मैक्सिमम हो गया है। अच्छा, अभी मैंने अभी तक कहा था कि सर्कुलेशन मैक्सिमम हो गया, मैंने डी ए को दूसरी साइड पर लग गया, तो सर्कुलेशन को डी ए से डिवाइड करने, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन, ये डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलेशन एरिया के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो है ना, ये मैक्सिमम होगा जिस जगह जिस डायरेक्शन में जाकर ये मैक्सिमम हो गया, वही डायरेक्शन कर्ल की है। ये तो डायरेक्शन होगी कर्ल की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड जो इस डेरिवेटिव का, यानी मैंने कहा था ना सर्कुलेशन ओवर एरिया की रेशो डिफरेंशियल रेशो होनी चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, उसके जब डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कर्ल की का मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा, ये जो है ना, ये इस तरीके से कहना कॉस थीटा पर डिपेंडेंस, इससे पहले ये मैं ग्रेडियंट में भी कर चुका था। तो अगर तो आपने ग्रेडियंट का लेक्चर देखा था तो आप ये कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, ये वही चीज़ है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा था तो मेरा ख्याल है ये इससे आपको शायद उलझन हो के वो भी समझना होगा, तो उसको आप छोड़ें। अगर आप आज का समझ गए तो ये काफ़ी है, और अगर आपने ग्रेडियंट भी देखा हुआ तो उसे कंपैरिजन के लिए रोक कर देख लीजिएगा। बातें कोई नई नहीं है, ग्रेडियंट में मैं समझा चुका हूँ और वहाँ पे ये लिखी हुई हैं, और जो लिखी हैं उस दूसरे लेक्चर में भी लिखी थी, दूसरे ग्रेडियंट सॉरी चौथा लेक्चर था। अच्छा, अब ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कर्ल है क्या। अब उसके बाद मैं आपसे वादा किया था कि मुझे है क्या बताने के बाद ये मुझे बताना है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट है, उसको मैंने आर एक्स आर वाई आर जेड का नाम दे दिया। तो यार मुझे पहले आर एक्स आर वाई, और मैं इनमें से कौन सा करता हूँ, मैं इसमें से कौन सा करता हूँ, वो एक चॉइस है। और चॉइस ऐसी होगी कि देखें ये जो है ना, ये जो फार्मूला है कि सर्कुलेशन का डिफरेंशियल जो है ना कर्ल के से एरिया से डॉट प्रोडक्ट होता है, ये एरिया के किसी भी चॉइस के लिए वैलिड है। तो एरिया का चॉइस जो है ना, आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया सर्कुलेशन और एरिया का जो रेशो है वो थीटा पर डिपेंडेंट थी। तो थीटा की एक ख़ास वैल्यू लें, इसका मतलब डी ए की ख़ास वैल्यू लें, तो ये डिफरेंशियल ऑफ सर्कुलेशन के मुताबिक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मुताबिक हो जाएगा लिखा है ना स्पेशलाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मुताबिक करना चाहता हूँ जेड एक्स, इसका जेड फाइंड करना चाहता हूँ, इसका कर्ल का,
तो मुझे जो एरिया है वो भी जेड एक्सिस के, एरिया वेक्टर जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग यानी के लॉन्ग लेना होगा। ये तो उसकी डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट होगा। अब अगर ये मैंने डायरेक्शन लिया तो जिस तरीके से कहा है ना वो कॉस थीटा पर डिपेंडेंस है या जो भी है, ये जो रेशो है ये उसके मतलब स्पेशलाइज हो जाएगी, और ये जो स्पेशलाइज हो जाएगी तो अब हमें जेड देगी। तो जो कुछ मैंने कहा उसकी ये उसी की तस्वीर है। मैंने के चूज़ कर लिया है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए, तो अब एरिया मेरा एक्स वाई प्लेन में हो गया और सर्कुलेशन भी एक्स वाई प्लेन में हो गया। और ये चीज़ मुझे क्या देगी, तो चले मैंने अभी बोला तो है लेकिन आप कहते हैं तो मैथमेटिक्स से प्रूफ करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। वो ये कि ये जो था ना डी ए, अब डी ए को मैंने चूज़ कर लिया है के यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा आई और जे तो ख़त्म हो गया, आपके पास सिर्फ ये जो डी एक्स डी वाई इसके ये एरिया और इसका सिर्फ कर्ल का सिर्फ जेड कंपोनेंट बचा आर जेड। तो इसका मतलब यहाँ से आपको आर जेड मिलेगा। वो आर जेड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आप कह लिए राइट हैंड साइड है। मिडल को आप फिलहाल आप छोड़ें समझाने के लिए था, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को डी एक्स डी वाई से डिवाइड करेंगे तो ये जो कुछ मिलेगा ये है इसका जेड कंपोनेंट, ठीक है, किसका, कर्ल का। तो अब हमें पता चल गई चीज़, ठीक है। और ये उसके बाद ये जो है कि थीटा पर डिपेंडेंस होती है, तो सर्कुलेशन एरिया जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है। अगर हमने ख़ास तरह की डायरेक्शन चूज़ किया तो वैल्यू उसके मुताबिक हो जाएगी। ये बात मैंने ये स्लाइड ये 2 स्लाइड पहले कही है, ये मैं रिपीट किया और मैंने वैसे रिपीट क्या करना, मैं इससे पहले मैं बोल चुका हूँ अभी भी इसी स्लाइड पर भी। तो ये तो ऑप्शनल ही है, मैं ख्याल असल काम पर जाएँ। वो ये कि ये जो है ना, ये जो 2 क्वांटिटीज़ है ना जिनकी रेशो है डी एक्स डी वाई तो खैर सादा है डिफरेंशियल। ये जो सर्कुलेशन का जेड कंपोनेंट है ना, इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी तक जो मैंने दिखाई है तो वही है जो कि पिछली स्लाइड में भी थी, ठीक है। तो मैं खैर इसके ऊपर वक्त नहीं लगाता, ठीक है। अच्छा, वो सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी है तो उस कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सिंपल शेप लूँगा। ये आर्बिट्रेरी शेप से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। और सिंपल शेप लिया है, एक स्क्वायर लिया है, या रेक्टेंगल कह सकते हैं। डी एक्स और डी वाई की वैल्यू अगर आप बदल लें, इतनी सी गुंजाइश है। लेकिन इन्फानेटेसिमल होनी चाहिए, इनका कोई यहाँ से यहाँ जाने में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक स्टेप में चेंज हो। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कहा था के लिए अगर एरिया वेक्टर को के लॉन्ग लिया है तो सर्कुलेशन ये जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सर्कुलेशन इसके परपेंडिकुलर, ये जेड जो है ना, ये चॉइस है ना, हमने एक एरिया वेक्टर को एक चूज़ किया के साथ, तो सर्कुलेशन भी जेड के अंदर चूज़ कर ली हमने। और अब ये जो लाइन इंटीग्रल होगा, हमारा जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। अब और अगर हमने ये रेक्टेंगल भी चूज़ कर लिया तो इसके 4 पार्ट हैं, बॉटम, राइट, अप और लेफ़्ट। अच्छा, अभी जगह पर मैंने देखिए एफ़ को, ये कोई भी वेक्टर फंक्शन हो सकता है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एफ़ जो है ना, मैंने हर जगह के मिडल में, यहाँ मिडल, यहाँ मिडल, यहाँ मिडल और यहाँ मिडल पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहले आ जाए बॉटम पर, तो यहाँ से यहाँ डी एक्स था, ये डी एक्स डिवाइड बाई 2 हो गया। और ये एफ़ का आई के लॉन्ग एक्स एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होगा। उसकी वजह यह है कि डी एल जो है ना वो सिर्फ उसका आई के एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है। तो अगर यहाँ जे और के होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये हो गया, और डी एक्स और लेंथ है डी एक्स। अच्छा, इसके बाद आए राइट पर, तो राइट में डी एक्स तो हो चुका है, डी वाई का हाफ होगा। और डी एल क्योंकि सिर्फ उसमें जे कंपोनेंट है तो एफ़ में भी सिर्फ जे होगा, बाकी के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। इसके बाद अप पर आए तो अप पे आ गया, तो ये देखें ये जो ये ब्लू में नेगेटिव है ना, नेगेटिव इससे कि डी एल जो है ना वो डी एक्स का नेगेटिव है और उसमें वाला आई है, तो ये एफ एक्स में सिर्फ आई बचेगा। और मिड में वैल्यू क्या होगी, डी वाई तो पूरा और डी एक्स आधा है। और यहाँ लेफ़्ट पर ऐसे ही होगा कि एफ वाई है और ये मेरा ख्याल उस तरीके से ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होंगी, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। तो आप ये देख लें, ये बस लिखा हुआ है जी एफ वाई
अच्छा नहीं, ये डी वाई जो था ये इन दो में, ये जो राइट वाले में, इनमें से मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा कोई वजह है कि जैसे जैसे इसको मैंने पहले लिखा है, चलो इधर अभी इधर अगले स्टेप में दिखाई दे दिया। अच्छा डी एक्स इधर है। अच्छा अब ये देखें, जो हमने सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी थी वो उसको डिवाइड करना था आर जेड के लिए एरिया से, एरिया डी एक्स डी वाई। तो आप सोच रहे थे ना कि पहले डी एक्स में लिखूंगा, तो असल मुझे पता था कि जो कुछ है इसने क्योंकि डी एक्स डी वाई से डिवाइड होना, तो पहले जो बचेगा ना डी वाई, तो डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, पहले यहाँ जो बचेगा वो डी एक्स बचेगा और न्यूमरेटर ये है, और दूसरे में जो डी एक्स से कैंसिल हो गया तो बचेगा वो डी वाई बचेगा। तो ये एक्स और वाई की तरतीब यहाँ असल में इस तरीके से मेंटेन हुई है, ठीक है। आज अब ये देखें, पहले ये मैंने पिंक के ज़रिए क्या कैलकुलेट किया, ये सिर्फ एक्स में चेंज आ रही है, ये डेरिवेटिव ऐसे कि एक्स में चेंज है, तो ये पूरा नहीं है, सिर्फ एक्स में चेंज, इसको इंग्लिश में कहेंगे पार्शियल चेंज, पार्शियल डेरिवेटिव। और दूसरे में क्या, सिर्फ वाई में चेंज आ रही है, वाई था ये 0, ये हो गया, तो ये पार्शियल वाई है, ठीक है। तो आपका नेट रिजल्ट क्या बना, कर्ल ऑफ का जेड कंपोनेंट क्या है, ये है एफ वाई का एक्स डेरिवेटिव और फिर एफ एक्स का वाई डेरिवेटिव। अच्छा अब अगर बाकी अगर मुझे, ये तो मैंने जेड कंपोनेंट निकाल लिया ना कर्ल का, अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे जो एरिया का जो चूज़ किया था ना उसको मुझे आई के अलॉन्ग ले लूँगा, तो फिर कर्ल का एक्स कंपोनेंट होगा। अच्छा देखिए इसमें हुआ क्या, अब ये सारी कैलकुलेशन को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बात यह है कि आपने क्या किया, जेड के यानी जेड एक्सिस के बजाय एक्स ले लिया, तो एक करिए साइक्लिक परमुटेशन होती है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स। तो पिछले में क्योंकि के था तो जेड के लॉन्ग था, तो आपने एक्स लिया, तो आप इससे आगे गए हैं, तो हर चीज़ को आगे कर दें, ठीक है। जेड को के बाद आगे एक्स है, ठीक है, और कहीं एक्स था, अब देख रहे हैं कैलकुलेशन में तस्वीर में इधर उधर, उसको वाई कर दें, और वाई है तो जेड कर दें। अच्छा इसके बाद ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर किया, तो उसको मैं टाइम नहीं लगाता, तो आप ये देख लें कि ये जो रिज़ल्ट है वो तो खैर वेल नोन है, लिखा हुआ है। अच्छा इस तरीके से अगर आपने इसके बाद अगर आपने जे वाई कंपोनेंट मालूम करना है, तो अब आपने एक्स के बाद वाई है, ठीक है, तो इसके बाद यही काम है यार, स्टेप एक स्टेप आगे करते हैं, जो भी आगे कैलकुलेशन में एक्स को वाई कर दें, वाई को जेड कर देंगे, तो आपको ये कर्ल का वाई कंपोनेंट का फार्मूला मिल जाएगा। अब ये तीनों कंपोनेंट मालूम हो गए, तो तीनों को आई जे के से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको कर्ल मिल जाएगा। और इसको शॉर्ट करके अभी इतना आपको लगेगा कि यहाँ कौन करे इतना, तो उसको याद करने का जो तरीका ये है कि डिटर्मिनेंट तो लोगों ने पढ़ा होता है, फिर अपने तो डिटर्मिनेंट पढ़ा, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये जो है ना इतना, ये कौन सा और कौन कहाँ नेगेटिव और ये वो सारा डिटर्मिनेंट आपको याद कराता है कि आप पहली रो में आई जे के करें, ठीक है, दूसरे में होगा आई होगा, तो आई को छोड़ दें, पहली रो को छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, वाई एफ जेड पर ऑपरेट करेगा, आई में वाई डेरिवेटिव एफ जेड पर ऑपरेट करेगा, माइनस जेड डेरिवेटिव एफ वाई पर। तो ऐसे ही अब ये देख लें जे में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन होता है और फिर एक्स एफ जेड पर ऑपरेट करता है। तो ये डिटर्मिनेंट डेफिनेशन तो उम्मीद आपको याद ही होगी, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा पे हैं या और भी जगहों पर पढ़ाई जाती है, ठीक है। अच्छा अब इससे एक और भी, अभी कर्ल अभी तक COR लिखते रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको मैं कहूँगा आमतौर पर इसका जो लिखने का तरीका वो ये है कि डेल जो है ना, चौथे लेक्चर में ग्रेजिएंट के वक्त मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था डेल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर अभी इसने सिर्फ ऑपरेट करना है, जिस पर ऑपरेट है उसका नाम नहीं लिखा। तो डेल अगर आप ये देना कि ये जो है ना, ये जो रेड ब्लू ग्रीन अगर आप ये देखें, तो ये डेल के XYZ कंपोनेंट है, तो ये डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव के साथ नहीं है, डेल के साथ है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, हाँ ये है, मतलब ये भी है, अगर आपने एक वेक्टर है उसके AX AY AZ और दूसरा B है BX BY BZ, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी डिटर्मिनेंट से ही लिखा जाता है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है कि डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल, एक तो याद करने का तरीका, और तो आप ये एक तो ये इस याद करने के तरीके आपको दो चीज़ याद करनी है, एक तो ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट असल में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका, डेरिवेटिव के सेट का, डेरिवेटिव के सेट को डेल कहते हैं, तो डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कर्ल क्या है, डेरिवेटिव का जो सेट है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, जिस उस सेट का नाम है डेल।
अच्छा, अब ये तो अभी तो प्योर लगता है मैथ हम कर रहे थे, तो अब अगर उसकी फिजिक्स में इस्तेमाल ये है कि इंटेग्रल कि जो एम्पियर्स लॉ उसको इंटेग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटेग्रल फॉर्म ये है, पिछले लेक्चर का एंड था कि लाइन इंटेग्रल जो है ना, अभी अभी नाम दिए इसको, अच्छा नाम मैं अगले एक भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो लिखा था ना इसका पिछले लेक्चर में, यहाँ तक कि जो लाइन इंटेग्रल है वो उसके अंदर जो एरिया है उसके प्रोपोर्शनल है। अब नई चीज़ें क्या है, ये जो रेड में इसको इसको ये सिंबल दांग काम दिए, ये सिंबल किस चीज़ का है याद है आपको? अच्छा बल ये तो आपका थोड़ा सा टेस्ट है, आप सोचिए जब तक मैं इसको एंटर करता हूँ। ये जो सिंबल है, अगर ये भी सिंबल है लोग, तो दोनों साइड का डिफरेंशियल लें तो इसका भी डिफरेंशियल हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशियल हो जाएगा। ये तो करंट है, करंट का डिफरेंशियल है, इसका डिफरेंशियल, इसका नाम याद आया आपको? यही तो आज के लेक्चर में पढ़ा है, सर्कुलेशन है। तो ये जो पुरानी चीज़ है मैं आपको अच्छा, लेकिन वो इस कोर्स के लिए पुरानी चीज़ है, लेकिन इस लेक्चर में नई चीज़ है आपके लिए। वो ये है कि डी आई, करंट का डिफरेंशियल। तो करंट जो होता है वो करंट डेंसिटी होती है। करंट ये पांचवें लेक्चर में है, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया, उसको मल्टीप्लाई करके एरिया करेंगे तो ये करंट बाकी बचेगा। तो और जो करंट तो स्केलर है, थोड़ी सी डिस्कशन है करंट स्केलर है कि वेक्टर है पांचवें लेक्चर में, लेकिन इस वक्त मैं जो डेफिनेशन अपना रहा हूँ उसमें ये कि करंट तो स्केलर है, करंट डेंसिटी जो है ना वो वेक्टर है। इससे उसका डॉट प्रोडक्ट होगा एरिया के साथ, और ये डॉट प्रोडक्ट के बाद ये स्केलर बन जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो पांचवें लेक्चर की हैं, ठीक है। अब इसका भी कुछ, इसका भी डिफरेंशियल ने इंटेग्रल को डिफरेंशियल का इंटेग्रल के तौर पर लिखे, तो डिफरेंशियल का डिफरेंशियल से कंपैरिजन ये इधर मैंने लिख दिया। आई करंट का डिफरेंशियल है करंट डेंसिटी एरिया वेक्टर के डिफरेंशियल के साथ। ये जो इक्वेशन 1 है इसकी अब हमने राइट हैंड साइड कर लिया। अब है लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कि कोर्स की तरतीब के मुताबिक ज़्यादा नई चीज़ थी, तो उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि डी आई तो पाँचवें लेक्चर में था, और ये जो है ना ये 8वें में है, जो कि इस वक्त चल रहा है, सर्कुलेशन का डिफरेंशियल। अच्छा, सर्कुलेशन अपने डिफरेंशियल के इंटेग्रल है, तो उसका जो डिफरेंशियल है वही तो इस लेक्चर का अभी तक काम किया, ठीक है। कि इस डिफरेंशियल में एक फैक्टर लैदा कर लिया कर्ल, पहले सी यू आर एल लिखता था, तभी पिछली स्लाइड से का मतलब ये है, और पिछली उससे 3 स्लाइडों की मदद से कि अब इसको डेल क्रॉस लिख दिया, ठीक है। और ज़्यादातर सिर्फ लिखा जाता है, सी यू आर एल कम लिखा जाता है। ये कर लिया और ये डिफरेंशियल हो गया। अब ये सिंपल में आप ये देख लें कि क्या हो गया, ये कर्ल ऑफ, इसमें एक फैक्टर है जो कि अलहदा कर लिया कर्ल का, और दूसरा फैक्टर जो कि एरिया डिपेंडेंट अलहदा कर दिया। ये बातें तीसरी और 8वीं स्लाइड में, 8वीं का मतलब पिछली स्लाइड में जब रिजल्ट लिखा था वो थी। अच्छा, अब आप क्या करें कि एजुकेशन 1 है ना, इसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू ये डाल दें और लेफ्ट हैंड साइड भी कर दिया। अच्छा, इन दोनों को डी ए के डॉट प्रोडक्ट से लें और डी ए सेम रखें। अब ये जो सरफेस है ना, जिस सरफेस के ऊपर एरिया फैक्टर ले रहे हैं, दोनों के लिए अगर सेम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो रिज़ल्ट होगा वो जो इक्वल होना जो है ना, हाँ सॉरी मैं बता ही रहा था कि डी ए इसमें भी है, डी ए इसमें भी है, तो किसी सरफेस का पार्ट है, तो सरफेस का जो पार्ट है डी ए, अगर उन दोनों में सेम रखेंगे तो फिर जो इक्वल होना वो सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि सरफेस आप जो मर्जी ले लें, बस इक्वल लें, वैसे जो मर्जी ले लें, तो ये इक्वल होना, वो ये जो कुछ यहाँ से रिजल्ट हासिल होगा वो सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि बाकी चीज़ें डी ए को छोड़कर बाकी चीज़ें, बाकी क्या हैं, ये रेड में कर्ल और इधर करंट डेंसिटी, और ये जो है ना ये एम्पियर्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब बात ये कि अब आपके पास 2 फॉर्म आ गई इसकी, कर्ल की, सॉरी एम्पियर लॉ की, एक इंटेग्रल फॉर्म एक डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्या फिजिक्स के पास्टुलेट 2 हैं? तो जवाब ये है कि 2 नहीं, एक ही है। सिर्फ जो डिफरेंशियल है, जो लोकल है, वही बेसिक पास्टुलेट्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की 4 इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस में, और इंटेग्रल फॉर्म बस एक रिजल्ट है। तो ये कहना कि वो बस एक रिजल्ट है, ये तो इस स्लाइड का टॉपिक है ये कहना। तो इसका मतलब आप एज्यूम करने की जरूरत है ना, बेसिक पास्टुलेट जो है वो सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म है, आपको सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म आती है, काम शुरू कर दें, ठीक है। आप क्या करें कि अगर आपने इंटीग्रल अगर डिराइव करनी है एक पूरे कर्व के लिए, तो इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करें। मैं बोलने में कह रहा हूँ बहुत सारे, असल में ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर पार्ट जो होगा ना इन्फिनिटेसिमल अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा।
अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म ये कहेगी कि ये जो है ना डेल बी, बी का कर्ल जे डॉट ए के, अच्छा म्यू नॉट जे के बराबर है, सॉरी सिर्फ म्यू नॉट जे, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड के एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, हर पार्ट का इसका एरिया हो गया, डॉट प्रोडक्ट ले लें, और आई हर का मतलब है आई की जो हर सारी वैल्यू ले लें, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका नाम जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को सर्कुलेशन, अब ये आई पर पहले तो सिर्फ ए कहा था तो सर्कुलेशन थी, तो अब आई का मतलब ये सर्कुलेशन आयत होगी, ठीक है, और करंट भी आयत होगा, इसको हर पार्ट के लिए कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सम कर लें, तमाम पार्ट्स का सम। अब होगा ये कि सम में क्या होगा कि ये जो सर्कुलेशंस हैं कुछ इंटरनल लाइंस होंगी और कुछ ये एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइंस पर ये तो देख लें, अगर ये राइट को जा रही है तो ये लेफ़्ट को जा रहा है, अप और डाउन कहते हैं, इधर था राइट लेफ़्ट, देखें ये जो कुछ हो रहा है ये कैंसलेशन हो रही है, अगर एक अप जाएगा एक डाउन जाएगा तो ये जो होगा नहीं कैंसिल हो जाएगी, और ये राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये ख़त्म होगी तो सिर्फ ये है। फिर उसके बाद एक और इधर आएगा तो इसकी भी इसका अप और डाउन ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ एक बड़ा बचेगा और कार आगे। तो इंटरनल जितनी है वो कैंसिल हो जाएंगी सर लाइन इंटीग्रल, और बचेगा सिर्फ एक्सटर्नल। तो सिर्फ एक्सटर्नल जो लाइन इंटीग्रल है जो कि पूरे इस लूप के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर नहीं, जो लाइन इंटीग्रल है सर्कुलेशन वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। और ज़रूरी बात ये है कि इसको अब आपने इस दफ़ा जब डिफरेंशियल फॉर्म से करके इंटीग्रल फॉर्म को डिराइव किया, ये मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिख दिया ना, आपको पता ही है कि इसका मकसद क्या था। इस स्लाइड का हमने इंटीग्रल फॉर्म ही डिराइव करनी थी, कर ली। अब एक ये पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि पिछले लेक्चर में एम्पियर्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म जस्टिफाई की थी सिर्फ एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए। तो एक है ये किसी जगह पर एक इम्प्रेशन है, ग्रिफिथ की किताब में भी एक जगह पर लिखा है कि वो जो डेरिवेशन है वो सिर्फ इन्फिनिट वायर के लिए है और किसी और किस्म का करंट उसके लिए नहीं है। तो किसी और करंट के किस्म के करंट के लिए ग्रिफिथ ने एक अलग से डेरिवेशन दे दी है। लेकिन एक राय ये हो सकती है कि उस अलग से डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने फिज़िक्स है, ये कोई मैथ तो नहीं है। फिज़िक्स में बेसिक पास्टुलेट तो हम ले सकते हैं, और अगर हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ बेसिक पास्टुलेट लिया तो उसमें करंट डेंसिटी थी। और करंट डेंसिटी ये लाजमी नहीं है कि ये इन्फिनिट लॉन्ग वायर से बना हुआ करंट हो। ये करंट जो मर्जी करंट जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, प्लाज्मा है, ऑयंस है, हवा के अंदर एक मतलब हर आम हालात में तो हवा में जो एटम होते हैं न्यूट्रल होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें किसी जगह पर विंड है या किसी मशीन में है, करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं बिखरे हुए हैं, कुछ है, करंट डेंसिटी जो भी है ना उसके लिए ड्राइव हुआ है इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म हर किस्म की करंट डेंसिटी के लिए वैलिड है। सिर्फ लॉन्ग जो पिछले लेक्चर में सिर्फ लॉन्ग वायर्स थी उस तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अलग डिस्कशन है, ये कर लें या ग्रिफिथ की डेरिवेशन पर डिपेंड कर लें, लेकिन बल जो रिज़ल्ट है वो हर किस्म की करंट डेंसिटी के लिए वैलिड है। कम से कम ये रिज़ल्ट तो आपको पता तो होना चाहिए। इसकी जस्टिफिकेशन की जो डिस्कशन है वो देख लें, अगर आप ये कहेंगे तो आप कमेंट पूछें तो आपको मैं फर्दर डिटेल बता दूंगा। यूट्यूब पर कमेंट हो सकते हैं, पता है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक आखिरी काम रह गया वो ये है कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म को रिलेट करने की एक थ्योरम है। अब ये फिर हम मैथमेटिक्स पर आ गए, ये कहते हैं स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम ये है कि ये जो किसी भी लूप पर जो इंटीग्रल है वो जो लाइन इंटीग्रल है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, मैं अगर आपको बताता हूँ। मकद्दर लाइन इंटीग्रल है किससे रिलेटेड है, इंतज़ार करें। वो ये है कि लाइन इंटीग्रल जो है ना वो सारी सर्कुलेशन का सम है, लेकिन जो इंटरनल तो कैंसिल हो गई, तो यहाँ मैंने सिर्फ एक्सटर्नल लिखी है, ठीक है। सारी मैंने इधर लिख दिया, उस सारी को छोड़ के सिर्फ एक्सटर्नल कर दिया। अच्छा, ये तरतीब आपको लगेगा तो उल्टी तरतीब है, लेकिन मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में हमने रिजल्ट करना है वो तो सिर्फ एक्सटर्नल है ना, सिर्फ ये यानी लाइन इंटीग्रल जो है ये एक्सटर्नल जो है ये सबकी का सम है। अब सब का सम जो है ना ये असल में ये इन्फिनिटेसिमल तो ये सम नहीं है, ये इंटीग्रल है। और जो बहुत छोटा पार्ट है वो असल में डिफरेंशियल है।
तो इंटेग्रल जो होगा ना ये हो जाएगा। और जो ये डिफरेंशियल है तो ये मेनली इस आज के लेक्चर का टॉपिक ही रहा है कि ये कर्ल का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ से चलते 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 सारे स्टेप तो हो गए। अब आप पहले से आखिरी को देखें तो ये क्या है, ये जो क्लोज लाइन इंटेग्रल के क्लोज लाइन इंटेग्रल है वो एरिया के ऊपर एक इंटीग्रेशन के बराबर है, और ये कहलाती है स्टोक्स थ्योरम। इसका जो लेफ़्ट मोस्ट है वो लेफ़्ट मोस्ट बिल्कुल लेफ़्ट मोस्ट नहीं, ये वाला लाइन इंटेग्रल तक इसकी लेफ़्ट मोस्ट की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए ना, है क्या, वो ये है वो इस राइट मोस्ट के बराबर है। शर्त ये है कि ये जो सरफेस है उसकी बाउंड्री ये वाला कर्व। अच्छा, इसको दिखाने के लिए कि बाउंड्री है तो बाउंड्री के लिए कई किताबों में तफसील से भी जाती है कि सरफेस अगर ये सिग्मा है तो बाउंड्री के लिए पार्शियल कह देते हैं, पार्शियल सिग्मा, ये बाउंड्री के लिए होता है। या वैसे इसको पार्शियल के लफ्ज़ को समझने के लिए एक और भी पार्शियल एक वजह से आप समझ सकते हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये जो कुछ है ना सी, ये इसमें एक डेरिवेटिव आया था, ये पार्शियल का सिंबल डेरिवेटिव टाइप का है। बल ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है, उसकी वजह आप जो भी आप पसंद हो आपको देख लें। बल मकसद तो इस स्लाइड का ये है कि उसमें नया रिजल्ट नहीं है कि अगर ये होगा तो सी की जगह आपका ये बाउंड्री आ जाएगी, जिसको पार्शियल भी के सिंबल से लिखते हैं लेकिन मतलब उसका बाउंड्री होता है, और जो सरफेस है उसके लिए सिग्मा होता है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिंबल लगाना है और ये तस्वीर भी ये आपको मिलेगी तो इसको समझना। पर इसमें नई बात नहीं है, स्लाइड में वही बात है जो पिछले में थी। तो अब ये समरी क्या है, ये तीन चीज़ें सीखी आपने। एक तो कर्ल का फार्मूला, ये खासा लंबा काम हो गया था, 3 स्लाइड में, फिर चौथी स्लाइड में जाकर समरी लिखी दी गई थी। और फिर उसके बाद फिज़िक्स में इस्तेमाल किया एम्पियर्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म पिछले में थी, तो अब इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में की, और फिर इन दोनों को रिलेट करने वाली होती है स्टोक्स थ्योरम। तो इस लेक्चर में एंड इतना ही। और ये इस वक्त